हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जेंडर का मतलब क्या होता है और जेंडर डिवीजन का आइडिया क्या कहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ और ये समझेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे, जेंडर के आधार पर कामों को, एक्टिविटीज को बांटा जाता है लड़के और लड़की के बीच में। हमारे आज के लेक्चर का नाम है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ जेंडर पार्ट 1। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ जेंडर, जहां पर हम ये समझेंगे कि कैसे जेंडर के आधार पे, लड़का लड़की के आधार पे हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में हमने डिफरेंट कामों को घर के अंदर और घर के बाहर डिवाइड करके रखा है लड़कियों और लड़कों के बीच में। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी का ये समझना जरूरी है कि पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो चलिए इस बात को समझ लेते हैं। पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक और प्राइवेट का मतलब होता है निजी। ये तो आप सब जान चुके हैं। अब इसके बाद है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन तब होता है जब हमारी सोसाइटी में हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जहां पर हम कामों को, वर्क को, लेबर को या फिर एक्टिविटीज को बांट देते हैं दो हिस्सों में। एक घर के अंदर के काम जिसको हम प्राइवेट कहते हैं और एक घर के बाहर के काम जिसको हम पब्लिक कहते हैं। और जब हमारी ये सोसाइटी, हमारा ये समाज इन एक्टिविटीज को असाइन कर देती है इंडिविजुअल्स के साथ, मतलब कि जब हमारा समाज ये कहता है कि घर के अंदर के काम सिर्फ औरतें करेंगी और घर के बाहर के काम सिर्फ आदमी करेंगे, तो यहाँ पर हम एक पब्लिक प्राइवेट डिवीजन को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं कि लड़कियां घर के अंदर के काम करेंगी, मतलब कि लड़कियां प्राइवेट लाइफ में रहेंगी, प्राइवेट स्फेयर में काम करेंगी, और लड़के पब्लिक स्फेयर में काम करेंगे, पब्लिक एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे। और इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट डिवीजन को हम क्रिएट कर देते हैं जेंडर के आधार पे, लड़का लड़की के आधार पे। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये समझ लेते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी में पब्लिक प्राइवेट डिवीजन को देखा जा सकता है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट है, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विमेन इज हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बच्चों को इस तरीके से बड़ा किया जाता है, लड़कों को, लड़कियों को इस तरीके से बड़ा किया जाता है, ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है, ऐसी सोच के साथ बड़ा किया जाता है कि उनको ये लगता है, वो इस बात को मानने लग जाते हैं कि एक औरत का काम, विमेन का काम सिर्फ ये होता है कि वो घर के अंदर के काम करे। मतलब कि विमेन की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो क्या होती है कि वो घर के काम करे और बच्चों को बड़ा करें, बच्चों का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, हम एक ऐसे सिस्टम का पार्ट है जहां पर बचपन से ही हम ऐसी चीजों को देखते हैं, ऐसी बातों को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसी बातों को सुनते हैं कि हमें यही लगता है कि हाँ, लड़कियों का काम यही होता है कि वो घर के अंदर के काम करे, बाहर के काम नहीं। बाहर के काम सिर्फ और सिर्फ लड़के कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी करना, जॉब पर जाना, बिजनेसेस को स्टार्ट करना या पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना। ये सभी काम किसके हैं? लड़कों के हैं। लड़कियों के क्या काम है? जो भी घर के काम होते हैं, बच्चों से रिलेटेड काम होते हैं, बस वही काम होता है एक औरत का और एक लड़की का। और ये बिलीफ क्यों क्रिएट हुआ है? जेंडर के वजह से क्रिएट हुआ है, मतलब सोसाइटी के बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस के वजह से क्रिएट हुआ है। जो हमने असाइन करे हैं रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिविजुअल्स के लिए, उनके वजह से ये बिलीफ बच्चों में पैदा होता है, लड़कों और लड़कियों में ये बिलीफ क्रिएट हो जाता है। अब इसके आगे क्या लिखा है? दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। अब इस बिलीफ के वजह से क्या होता है, इस आइडिया के वजह से क्या होता है, इस धारणा के वजह से क्या होता है, फैमिलीज के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर हम ये देख सकते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन हो जाता है लेबर का। किसके आधार पर? इस बिलीफ के आधार पर कि लड़कियों का काम सिर्फ घर के अंदर होता है और लड़कों का काम घर के बाहर होता है। लड़कों का काम होता है कि वो घर के लिए पैसे कमाएं, वो अर्न करें, वो ब्रेड अर्नर होते हैं एक फैमिली के। वहीं पे लड़कियां क्या करती हैं? वो घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं।
तो इस तरीके का जो बिलीफ है ये क्या डेवलप कर देता है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर डेवलप कर देता है फैमिलीज में। अब सबसे पहले सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को समझ लेते हैं। इसके बारे में आपके चैप्टर में ग्लॉसरी में दिया गया है, तो चलिए ग्लॉसरी की मदद से इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, sexual division of labor is a system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers. Sexual division of labor का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या कहा जाता है कि जो भी काम घर के अंदर का होगा वो फैमिली की जो विमेन होंगी वही करेंगी। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे फैमिली के अंदर जो भी घर का काम होता है वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की किसके हाथ में होती है? विमेन के हाथ में होती है। जैसे कि आपके फैमिली में जो आपकी मदर होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, ग्रैंड मदर होती हैं, जो भी फीमेल मेंबर्स होती हैं आपकी फैमिली की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर के अंदर के काम करे, उनको संभाले। कई बार विमेन जो होती है फैमिली की वो डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाती हैं, वो डायरेक्टली घर के काम करती हैं, और कई बार वो डोमेस्टिक हेल्पर्स को हायर करती हैं, उनके थ्रू इन कामों को करवाती हैं। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है कि यहाँ पर ये जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो घर की जो औरतें होती हैं, विमेन होती हैं, उन्हीं के हाथों में होती है। इनफैक्ट यहाँ पे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स की बात की गई है, आप सभी ने कई बार देखा होगा कि डोमेस्टिक हेल्पर्स भी जो मेड्स होती हैं वो भी ज्यादातर विमेन होती हैं, वो भी ज्यादातर फीमेल होती हैं। करेक्ट? तो इस तरीके से जो भी घर के काम है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विमेन ही करती हैं फैमिलीज की, या जो फैमिलीज की विमेन होती हैं वो करवाती हैं दूसरी औरतों से, मेड से या डोमेस्टिक हेल्पर्स से। और इसी सिस्टम को हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम सेक्स के आधार पर, हम जेंडर के आधार पर, लड़का लड़की के आधार पर लेबर को, मतलब कि कामों को हम डिवाइड कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं लड़कों के बीच में और लड़कियों के बीच में। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप सभी को सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब जरा वापस चलते हैं हमारे उस पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा था that this is reflected in a sexual division of labor in most families। मतलब कि इस बिलीफ के वजह से फैमिलीज में हम देख सकते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन होता है लेबर का। मतलब कि फैमिलीज में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट एक्टिविटीज को डिवाइड कर देते हैं सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, लड़कों के बीच में और लड़कियों के बीच में। घरों में ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो महिलाएं होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो घर के सारे काम संभालती हैं, और जो मेन होते हैं वो घर के बाहर के सारे काम संभालते हैं। तो इस तरीके से फैमिलीज की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी काम है, उसे डिवाइड कर दिया जाता है। किसके बेसिस पे? जेंडर के बेसिस पे। इसी को क्या कहते हैं? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आप सभी ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा अपने घरों में या अपने घरों के आसपास, किसी और के घर में, किसी और के हाउस होल्ड में, कि कई बार जो घर की विमेन होती हैं वो डिफरेंट काम कर रही होती हैं। जैसे कि वो खाना बनाती हैं, वो बच्चों को संभालती हैं, टेलरिंग का काम करती है, सिलाई का काम करती हैं घरों के अंदर, या फिर कई बार वो कपड़े भी धोती हैं, वो साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाती हैं। तो घर के ये सारे काम महिलाएं करती हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल डिवीजन हो चुका है लेबर का घर के अंदर कि ये सारे काम विमेन ही करेंगी। ऐसा नहीं है कि जो मेन है वो ये सारे काम नहीं कर सकते, वो सभी ये काम कर सकते हैं जो विमेन करती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये बिलीव ही है जो कि हमारी सोसाइटी में क्रिएट किया गया है, हमारे समाज में क्रिएट किया गया है कि लड़कों का काम घर का नहीं होता है, लड़कों को घर के बाहर का काम ही संभालना चाहिए, घर के अंदर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ महिलाओं की होती है। ये जो एक बिलीव है, ये हमारे समाज ने इतना अच्छे तरीके से सबके दिमाग में डाल दिया है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया है जिसके वजह से नेचुरली सबको लगता है कि ये काम हमारा नहीं है। लड़कों को लगता है ये काम हमारा नहीं है, औरतों का है, महिलाओं का है। सबसे पहला तो यही रीजन है। क्या है? बिलीफ। दूसरा रीजन क्या है कि अक्सर लड़कों को भी ये बोला जाता है, उनके लिए भी ये एक्सपेक्टेशंस डाली जाती हैं कि उन्हें घर के लिए कमाना है, उन्हें घर के लिए अर्न करना है। इसीलिए वो सभी ऐसे काम करते हैं जिनमें ज्यादा वैल्यू हो, जिनमें उनको पे किया जाए, जहां से उनको पैसे आए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी काम घर में यहाँ पे महिलाएं करती हैं
वो सभी काम लड़के बाहर कर लेते हैं अगर उनको उन कामों के लिए पैसे मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बड़े होटल में जाएं या रेस्टोरेंट्स में भी विजिट करें, तो वहाँ पे ज्यादातर जो शेफ होते हैं या ज्यादातर वहाँ पे जो कुक्स होते हैं वो मेल होते हैं। सिमिलरली अगर आप बाहर जाएं टेलर्स के पास, तो आप देखेंगे कि जो टेलर्स होते हैं, जो आपके कपड़े सिलते हैं, वो भी ज्यादातर मेल ही होते हैं, लड़के ही होते हैं। महिलाएं यहाँ पर बहुत कम होती हैं। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी कि काम सेम है, टेलरिंग का काम भी सेम है, साफ सफाई का काम भी सेम है, कुकिंग का काम भी सेम है, लेकिन घर के अंदर वो ये सभी काम नहीं करते हैं, घर के बाहर वो ये काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर उनको इन कामों के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनको पे किया जाता है, इसीलिए वो ये सभी काम कर लेते हैं, क्योंकि तब उन्हें ये महसूस होता है कि इस काम की कोई वैल्यू है, क्योंकि इस काम से हमें पैसा मिल रहा है। इसीलिए वो घर का काम नहीं करते हैं, लेकिन बाहर वो सेम काम कर लेते हैं। इसी वजह से हम ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी के हर हिस्से में देख पाते हैं। एक तो बिलीफ के वजह से, और दूसरा सोशल एक्सपेक्टेशंस के वजह से, जो मेल और फीमेल के ऊपर हमारी सोसाइटी लगा देती है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ विमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। अब ऐसा नहीं है कि विमेन सिर्फ घर का काम करती हैं। जैसे मेन बाहर का काम संभालते हैं, उसी तरीके से विमेन घर का और बाहर दोनों का काम संभालती हैं। मेजॉरिटी ऑफ विमेन हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जो घर का भी काम करती हैं, डोमेस्टिक लेबर भी करती हैं, और साथ साथ वो बाहर का काम भी करती हैं, पेड वर्क भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विलेजेस की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पे महिलाएं बाहर जाके पानी भर के लाती हैं, वो फ्यूल कलेक्ट करती हैं, वो खेतों में काम करती हैं। अगर आप बात करें अर्बन एरियाज की, तो अर्बन एरियाज में जो पुअर विमेन होती हैं, गरीब औरतें होती हैं, वो मेड के तरह काम करती हैं घरों में। या फिर जो मिडिल क्लास विमेन होती हैं, वो ऑफिसेज में काम करती हैं, जॉब्स करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि विमेन सिर्फ घर का ही काम संभाल रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ विमेन जो हमारी सोसाइटी की होती हैं, वो पेड वर्क भी करती हैं और डोमेस्टिक लेबर का भी काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे परेशानी क्या है? दैट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम ये है कि इनका काम रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इनके कामों को वैल्यू नहीं दी जाती है जैसे लड़कों के कामों को दी जाती है। अगर औरतें यहाँ पे घर का भी काम संभाल रही हैं, बाहर का भी काम संभाल रही हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए उन्हें वैल्यू नहीं मिल रही है, उनकी इज्जत नहीं की जा रही है, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है उन कामों के लिए। और सबसे ज्यादा डोमेस्टिक लेबर के लिए, घर पे वो जो काम करती हैं, उन कामों के लिए उन्हें बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उनको वैल्यू नहीं किया जाता है। क्योंकि एक तो हमें लगता है कि जिस काम में पैसे नहीं है वो काम वैल्यूएबल नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि डोमेस्टिक लेबर का जो भी काम है, जो औरतें घर में करती हैं, वो इतना वैल्यूएबल नहीं है, इसीलिए हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसीलिए उसके लिए पे भी नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसी तरीकों से विमेन जो भी काम करती हैं, उन्हें उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता, वैल्यू नहीं मिलती। अब यहाँ आगे क्या लिखा है? The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. अब इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या होता है? इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ये होता है कि विमेन प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट स्फीयर तक ही सीमित रह जाती है, वो घर की बाउंड्रीज तक ही सीमित रह जाती है, उसके बाहर वो ज्यादा जा ही नहीं पाती। मैक्सिमम विमेन जो है वो घर के अंदर ही रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमने वहां उसी बाउंड्री के अंदर सीमित कर दिया है, हमने उन्हें घर के कामों में ही इतना उलझा दिया है कि वो बाहर जा ही नहीं पाती। इसीलिए उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो बहुत ज्यादा कम है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में विमेन का रोल सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा मिनिमल है कई सारी सोसाइटीज में। अब आप सोचिए, विमेन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उनमें से आधी पॉपुलेशन तो विमेन की होगी। अब वो आधी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता है पॉलिटिक्स में, उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता है पब्लिक लाइफ में, उनका रोल ही नहीं है पब्लिक लाइफ में। तो ये कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, भेदभाव वाली बात है। तो इसी वजह से यहाँ लिखा गया है कि हमारी जो विमेन है डिवीजन ऑफ लेबर के वजह से वो कहाँ तक रह गई हैं? प्राइवेट लाइफ तक रह गई हैं। पब्लिक लाइफ में उनका रोल बहुत ज्यादा कम है,
स्पेशली पॉलिटिक्स में उनका रोल बहुत ज़्यादा कम है। पॉलिटिक्स में उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं दी जाती है। टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन आज भी कुछ कंट्रीज हमारे वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में ज़ीरो है। कुछ कंट्रीज है जहाँ पे थोड़े बहुत एफर्ट्स किए गए हैं, लेकिन अभी भी विमेन का पार्टिसिपेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मिनिमल है, कम है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कई एफर्ट्स किए गए हैं, विमेन को रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है, रिजर्वेशंस को भी लाया गया है विमेन के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे विमेन को मेन से हमारे देश में, तो आपको ये पता चलेगा कि अभी भी विमेन और मेन के बीच में जो ये गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जेंडर गैप इन दोनों के बीच में आज भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। आज भी विमेन को उतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है पॉलिटिक्स में, पावर में, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में जितनी मेन को दी जाती है। तो ये गैप आज भी बहुत ज़्यादा वाइड है, बड़ा है। और वो क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर के वजह से है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के वजह से है कि हमने प्राइवेट लाइफ के लिए विमेन को असाइन कर दिया है रोल, और पब्लिक लाइफ के लिए हमने मेन को कुछ रोल्स असाइन कर दिए हैं और उनको अपनी अपनी बाउंड्रीज में हमने सीमित कर दिया है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन की। अब आपके चैप्टर में एक कार्टून दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्टून है, जरा उसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमेन, मतलब यहाँ पर अलग अलग नजरिए बताए गए हैं सोसाइटी के वुमेन को लेकर कि एक अच्छी वुमेन कौन होती है, ठीक है, एक आइडियल वुमेन कौन होती है, उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड कुछ परसेप्शंस यहाँ पे कार्टून के थ्रू दिखाए गए हैं। तो एक एक करके इन परसेप्शंस को देख लेते हैं, नजरियों को देख लेते हैं। सबसे पहले है टू द टीवी सीरियल मेकर्स द आइडियल व्यूअर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो टीवी सीरियल मेकर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए एक आइडियल वुमेन कौन होती है? एक ऐसी वुमेन जो कि आइडियल व्यूअर होती है। मतलब कि उनके हिसाब से आइडियल वुमेन कौन है? जो पूरा दिन बैठकर टीवी देखती है, सीरियल्स देखती है। उसके बाद है टू द फैशन इंडस्ट्री द आइडियल ब्यूटी। फैशन इंडस्ट्री के लिए एक आइडियल वुमेन कौन होती है? उनका क्या नजरिया है एक आइडियल वुमेन को लेके? उनके मुताबिक एक आइडियल वुमेन आइडियल ब्यूटी होती है। एक ऐसी औरत होती है, एक ऐसी वुमेन होती है जो कि बहुत सुंदर होती है, मॉडर्न होती है, बहुत ज्यादा ग्रेसफुल होती है, बहुत ज्यादा ब्यूटी को फॉलो करती है। उसके बाद है टू द सोसाइटी द आइडियल हाउसवाइफ। यहाँ पे सोसाइटी का परसेप्शन दिखाया गया है कि सोसाइटी एक आइडियल वुमेन को क्या मानती है? एक परफेक्ट हाउसवाइफ मानती है, एक आइडियल हाउसवाइफ मानती है। समाज के मुताबिक एक आइडियल हाउसवाइफ वो होती है, एक आइडियल वुमेन वो होती है जो कि बिना कंप्लेन करे, हंसते हंसते सारे घर के काम एक साथ कर ले, जो कि मल्टीटास्क कर ले। उसके बाद है टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉज द आइडियल ब्राइड। जो भी प्रोस्पेक्टिव इन लॉज होते हैं, जो ससुराल वाले होते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि उनके लिए क्या परसेप्शन होता है एक आइडियल वुमेन का, वो किस औरत को एक आइडियल वुमेन मानते हैं? एक ऐसी वुमेन जो कि आइडियल ब्राइड हो। और आइडियल ब्राइड का मतलब क्या है? कि वो डाउरी लेकर आए, उनके पास बहुत पैसे हों, गाड़ी हो, सब कुछ हो। उसके बाद आखिरी में यहाँ पे दिया है टू द एम्प्लॉयर एंड मेल एम्प्लॉयज द आइडियल एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉयर के लिए और जो मेल एम्प्लॉयज होते हैं किसी ऑफिस में, उनके लिए एक आइडियल वुमेन कौन होती है? एक आइडियल एम्प्लॉय कौन होती है? एक ऐसी वुमेन जो कि सुंदर हो, जो कि फूल के तरह कोमल हो, डेकोरेशन के लिए हो, डेकोरेटिव हो। तो इस तरीके के कुछ परसेप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं आइडियल वुमेन को लेके बाय डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनके द्वारा। अब यहाँ पर मेरे तरफ से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये है दैट which of these portrayals of the ideal woman in the cartoon do you think is right or wrong? अब आप सभी ने समझ लिया है कि इन सभी कार्टून्स में क्या बताया गया है, इन सभी पोर्ट्रेयल्स में क्या बताया गया है। अब आप सभी मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक यहाँ पर जो भी पोर्ट्रेयल्स दिए गए हैं आइडियल वुमेन को लेकर, जो भी परसेप्शंस दिए गए हैं आइडियल वुमेन को लेकर, क्या वो सही है या वो गलत है, या फिर ये सारे ही गलत हैं और सिर्फ स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड है? ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम था पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ जेंडर, यहीं पे खत्म होता है।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।